हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन टारगेट क्लासेज में। आज के इस क्लास में हम रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2025 के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 30 लेकर आए हैं। और मेरे भाई इस 30वें प्रैक्टिस सेट के अंदर हमने उन्हीं क्वेश्चनों को कवर किया है जो क्वेश्चन आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। इसलिए इस 30वें प्रैक्टिस सेट को आपको कंप्लीट देखना है और इस प्रैक्टिस सेट के एंड में आपको बताना है कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन सही होते हैं। और यदि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस यूट्यूब चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस 30वें प्रैक्टिस सेट को बिना देरी के। पहला प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित विकल्पों में से संबंधित संख्या का चयन कीजिए। यानी कि पहला प्रश्न आप सभी के सामने नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि जिस प्रकार से 13 का संबंध है 16 के साथ में, उसी प्रकार से 27 का संबंध किस संख्या के साथ में होगा। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं, फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए आपको जब भी एग्जाम के अंदर नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है। सबसे पहले तो आपको यहाँ पर पता करना है कि 13 का संबंध 16 के साथ में कैसे है। यानी कि जिस प्रकार से 13 से यहाँ पर 16 बना है, सेम उसी प्रकार से फिर हम यहाँ पर बताएंगे कि 27 से इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए इस प्रश्न को किस प्रकार से सोल्व किया गया है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले पता करेंगे कि 13 से यहाँ पर 16 कैसे बना है। तो 13 से यहाँ पर 16 बनाने के लिए क्या किया गया है, सबसे पहले 13 की दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ा गया है। तो मेरे भाई ध्यान से देखिए, यदि हम 13 की दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ देंगे तो यहाँ पर 1 और 3 मिलकर बन जाएगा 4। अब 4 से 16 बनाने के लिए क्या किया गया है, इस 4 का यहाँ पर किया गया है स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना होता है, तो मेरे भाई 4 का स्क्वायर होता है 16। और ध्यान से देखिए 16 यहाँ पर आप सभी के सामने दिया गया है। अब यही सेम लॉजिक हम लगाएंगे 27 के अंदर और 27 से इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो करेंगे क्या, सबसे पहले तो 13 की तरह ही इस 27 की दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ लेंगे। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए 2 और 7 मिलकर बन जाएगा 9 और 9 का भी यहाँ पर हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। 9 का स्क्वायर कितना होता है, तो मेरे भाई 9 का स्क्वायर होता है 81। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 81। अब हमें देखना है कि संख्या 81 किसी ऑप्शन में है। तो हाँ सर, संख्या 81 हमें दी गई है ऑप्शन बी के अंदर है। तो पहले प्रश्न के अंदर ऑप्शन बी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि पहला प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। यानी कि दूसरा प्रश्न आप सभी के सामने लेटर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि जिस प्रकार से एस एफ एच को यहाँ पर एच एफ एस लिखा गया है, उसी प्रकार से एफ जे के को इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या लिखा जाएगा। तो मेरे भाई जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पर पता करना है कि यहाँ पर एस एफ एच से यहाँ पर एच एफ एस कैसे लिखा गया है। फिर उसी प्रकार से हम यहाँ पर बताएंगे कि एफ जे के से इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन से लेटर भरे जाएंगे। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए इस प्रश्न को किस प्रकार से सोल्व किया गया है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे,
सबसे पहले यहां पर पता करेंगे कि यहां पर एस एफ एच से यहां पर एच एफ एस कैसे लिखा गया है। तो मेरे भाई ध्यान से देखिए, यहां पर जो अल्फाबेट लेटर में दिए गए हैं वही अल्फाबेट लेटर में यहां पर दिए गए हैं, लेकिन यहां पर क्या किया गया है, इनका स्थान चेंज करके लिखा गया है। तो यहां पर ध्यान से देखिए, यहां पर पहला लेटर है एस, इस एस को यहां पर लिखा गया है 3 नंबर पर है। उसके बाद में आप ध्यान से देखिए, यहां पर जो 2 नंबर पर एफ दिया गया है इसको यहां पर लिखा गया है 2 नंबर पर है, और जो यहां पर एच दिया गया है 1 यानी कि 3 नंबर पर है, इसको यहां पर लिखा गया है 1 नंबर पर है। यानी कि पहले लेटर को लिखा गया है 3 नंबर पर है और 3 नंबर के लेटर को लिखा गया है 1 नंबर पर है। और मेरे भाई जो इन दोनों के बीच में लेटर दिया गया है इसको इन दोनों के बीच में ही लिखा गया है। अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, यही सेम लॉजिक लगाएंगे यहां पर है। तो क्या करेंगे मेरे भाई, जो पहला लेटर है एफ, इसको तो हम लिखेंगे 3 नंबर पर है, यानी कि 3 नंबर पर हम लिखेंगे क्या, एफ। ठीक है। उसके बाद में देखिए, जो 3 नंबर पर लेटर दिया गया है के, इसको हम लिखेंगे 1 नंबर पर, तो यहां पर हम लिख देंगे के। और इन दोनों के बीच में हमें दिया गया है जे, तो इन दोनों के बीच में ही हम लिख देंगे जे को, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर अल्फाबेट लेटर आएगा के जे एफ। अब हमें देखना है कि के जे एफ ये सभी अल्फाबेट लेटर में किस ऑप्शन के अंदर है दिए गए हैं। तो मेरे भाई ध्यान से देखिए, के जे एफ ये सभी अल्फाबेट लेटर में दिए गए हैं ऑप्शन सी के अंदर है। तो दूसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन सी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि दूसरा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे। और मेरे भाई ये प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2022 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यानी कि तीसरा प्रश्न आप सभी के सामने सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस सीरीज में इन प्रश्न चिन्हों के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं, फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए जब भी आपको एग्जाम के अंदर सीरीज के अंदर डबल प्रश्न चिन्ह दिए जाएं तो इस सीरीज को आप सोल्व कैसे करेंगे तो वो देखिए जब भी आपको मेरे भाई सीरीज के अंदर डबल प्रश्न चिन्ह दिए जाएं तो आपको क्या करना है, उस सीरीज को सोल्व करना है एक संख्या को छोड़कर एक संख्या के लॉजिक के आधार पर। कैसे, तो यहां पर देखिए सबसे पहले सीरीज के अंदर संख्या दी गई है 8 है, 8 से एक संख्या छोड़कर आगे चलेंगे तो आगे है 12, तो 8 से 12 बनेगा कैसे। तो मेरे भाई यहां पर देखिए यदि हम 8 के अंदर क्या कर दें +4 कर दें तो 8 और 4 मिलकर बन जाएगा 12। फिर देखिए 12 से एक संख्या छोड़कर आगे चलेंगे तो आगे है 16, 12 से 16 कैसे बनेगा। तो यहाँ पर देखिए यदि हम 12 के अंदर क्या कर दें +4 कर दें तो 12 और 4 मिलकर बन जाएगा 16। फिर देखिए मेरे भाई 16 से एक संख्या छोड़कर आगे चलेंगे तो आगे क्या है प्रश्न चिन्ह। अब प्रश्न चिन्ह की वैल्यू निकालेंगे कैसे, तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए 8 से 12 बना कैसे +4 करने से, 12 से 16 बना कैसे +4 करने से, यानी कि दोनों में +4 हुआ है। तो मेरे भाई 16 से इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू निकालने के लिए हम यहाँ पर भी क्या कर देंगे +4 कर देंगे, तो 16 और 4 मिलकर बन जाएगा 20, यानी कि इस पहले प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 20। अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, इस दूसरे प्रश्न चिन्ह की वैल्यू निकालेंगे कैसे, इसी टाइप से जो सीरीज छूट गया उसको सोल्व करेंगे। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए पहली संख्या 16, ठीक है, 16 के बाद में एक संख्या छोड़कर चलेंगे तो आगे कितना बन रहा है 32 है, तो 16 से 32 कैसे बनेगा। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए यदि हम 16 का क्या कर दें दोगुना कर दें तो यहाँ पर बन जाएगा 16 दूना के 32। फिर देखिए इसी प्रकार से 32 से एक संख्या छोड़कर आगे चलेंगे तो आगे बन रहा है 64 है, तो 32 से 64 कैसे बनेगा। तो मेरे भाई यहाँ पर भी देखिए यदि हम 32 का क्या कर दें दोगुना कर दें तो यहाँ पर बन जाएगा 32 दुआ के 64। फिर इसी प्रकार से 64 से एक संख्या छोड़कर आगे चलेंगे तो आगे क्या है प्रश्न चिन्ह। तो मेरे भाई इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर देखिए 16 से 32 आया कैसे दोगुना करने से, 32 से 64
आया कैसे, दोगुना करने से। तो मेरे भाई 64 से प्रश्न चिन्ह की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या कर देंगे, 64 का कर देंगे दोगुना। तो मेरे भाई 64 का दोगुना होता है कितना, 128। यानी कि मेरे भाई पहले प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या आएगी 20 और दूसरे प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या आएगी 128। अब हमें देखना है कि संख्या 20 और 128 किसी ऑप्शन में है। तो हाँ सर, संख्या 20 और 128 ये हमें दी गई है ऑप्शन डी के अंदर है। तो तीसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन डी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि तीसरा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है। यदि आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए जीके, जीएस, साइंस, मैथमेटिक्स और रीजनिंग यानी कि ऑल सब्जेक्ट के ऊपर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस का मास्टर पीडीएफ सेट तैयार किया है। और जो भी अभ्यर्थी ये मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहता है वो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकता है। और मेरे भाई इस मास्टर पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 80 रुपये। यानी कि 80 रुपये की फीस के अंदर आपको रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए ऑल सब्जेक्ट के ऊपर रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट दिया जाएगा। और इस मास्टर पीडीएफ सेट के अंदर आपको क्या क्या मिलने वाला है तो वो भी देख लीजिए मेरे भाई। सबसे पहले आपको इस मास्टर पीडीएफ सेट के अंदर आपको लगभग 15,000 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे जीके, जीएस और साइंस के। इसी मास्टर पीडीएफ सेट के अंदर आपको लगभग 5,000 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे करंट अफेयर्स और कंप्यूटर के। और मेरे भाई इसी मास्टर पीडीएफ सेट के अंदर आपको लगभग 5,000 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे मैथमेटिक्स और रीजनिंग के। और ये सभी क्वेश्चन आपको फुल सॉल्यूशन के साथ में मिलने वाले हैं। यानी कि आपको 80 रुपए की फीस के अंदर आपको लगभग ऑल सब्जेक्ट के ऊपर 25,000 प्लस रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट दिया जाएगा। और मैं आप सभी को एक गारंटी देता हूं, यदि आप रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 से पहले इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक कर जाएंगे, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने। नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को ज्ञात करें। यानी कि चौथा प्रश्न आप सभी के सामने नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई जल्दी से काम कीजिए, इस क्लास को रोकिए और इस प्रश्न को अपने स्तर से सोल्व करके कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताइए कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो उम्मीद करता हूं कि आपने इस प्रश्न को जरूर सोल्व किया होगा। तो आइए देखते हैं कि आपका आंसर क्या आया है। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए, जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पर पता करना है कि 14 से यहाँ पर 81 कैसे बना है। यानी कि जिस प्रकार से 14 से यहाँ पर 81 बना है उसी प्रकार से हम यहाँ पर बताएंगे कि 18 से इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए इस प्रश्न को किस प्रकार से सोल्व किया गया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर पता करेंगे कि 14 से यहाँ पर 81 कैसे बना है। तो यहाँ पर 14 से 81 बनाने के लिए क्या किया गया है, सबसे पहले मेरे भाई इस 14 में से 5 को घटाया गया है। तो यहाँ पर देखिए 14 में से 5 को घटा देंगे तो यहाँ पर बचेगा 9। और यहाँ पर देखिए इस 9 का यदि हम स्क्वायर कर दें तो 9 का स्क्वायर होता है 81। और मेरे भाई ध्यान से देखिए 81 यहाँ पर आप सभी के सामने दिया गया है। अब यही सेम लॉजिक हम लगाएंगे इस 18 के अंदर और इस 18 से इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो करेंगे क्या मेरे भाई, इस 14 की तरह ही इस 18 में से हम क्या कर देंगे, सबसे पहले माइनस
5 कर देंगे तो यहाँ पर देखिए 18 में से -5 कर देंगे तो यहाँ पर बचेगा 13। और जिस प्रकार से यहाँ पर 9 का स्क्वायर किया गया है उसी प्रकार से हम यहाँ पर कर देंगे 13 का स्क्वायर। तो मेरे भाई 13 का स्क्वायर होता है 169, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 169। अब हमें देखना है कि संख्या 169 किसी ऑप्शन में है तो हाँ सर संख्या 169 में दी गई है ऑप्शन ए के अंदर है। तो चौथे प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि चौथा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। और मेरे भाई आपके एग्जाम के अंदर नंबर एनालॉजी से संबंधित लगभग 2 से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 5वां प्रश्न है आप सभी के सामने। नीचे दी गई आकृति में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली लुप्त संख्या को ज्ञात करें। यानी कि 5वां प्रश्न आप सभी के सामने मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाए तो आपको क्या करना है, या तो इस प्रश्न को सोल्व करना है किसके अंदर, कॉलम के अंदर है, या फिर इस प्रश्न को आपको सोल्व करना है किसके अंदर, रो के अंदर है। अब 90% स्टूडेंट यहाँ पर बोलेंगे कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि हम इस प्रश्न को रो में सोल्व करें या फिर कॉलम में। तो मेरे भाई जिस तरफ आपको बड़ी संख्या दिखाई दे समझना 90% इस टाइप के प्रश्न को हम बड़ी संख्या की तरफ ही सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए बड़ी संख्या हमें दी गई है किसके अंदर, कॉलम के अंदर है, तो इस प्रश्न को हम सोल्व करेंगे कॉलम के अंदर है। उससे पहले यहाँ पर देखिए एक बार इन सभी को यहाँ से हटा देते हैं ताकि आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। ठीक है मेरे भाई, अब यहाँ पर देखिए इस प्रश्न को हम सोल्व करेंगे कैसे, तो वो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस प्रश्न को सोल्व करेंगे कॉलम के अंदर है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर पता करना है कि इस पहले कॉलम में यहाँ पर संख्या 25 कैसे आई है। तो मेरे भाई यहाँ पर इस पहले कॉलम में संख्या 25 लाने के लिए क्या किया गया है, ध्यान से देखिए 25 से जस्ट ऊपर हमें 2 संख्या दी गई है, पहली संख्या 17 और दूसरी संख्या है 12। तो इन दोनों संख्याओं का हम आपस में क्या करें कि यहाँ पर 25 आ जाए। तो मेरे भाई ध्यान से देखिए यदि हम 17 में से 12 को क्या कर दें, घटा दें, तो 17 में से 12 को घटाएंगे तो यहाँ पर बचेगा 5। और ध्यान से देखिए 5 का यदि हम स्क्वायर कर दें तो 5 का स्क्वायर होता है 25। और ध्यान से देखिए 25 यहाँ पर आप सभी के सामने दिया गया है। अब मेरे भाई इसी प्रकार से हम यहाँ पर देखेंगे कि इस दूसरे कॉलम में यहाँ पर 4 सेम इसी प्रकार से आया है क्या। तो मेरे भाई ध्यान से देखिए 4 के जस्ट ऊपर भी हमें 2 संख्या दी गई है, पहली संख्या है 11 और दूसरी संख्या है 13। तो मेरे भाई यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, 11 में से 13 को घटा देंगे। तो मेरे भाई ध्यान से देखिए यदि हम 11 में से 13 को घटा देंगे तो यहाँ पर बचेगा माइनस का 2, और यदि हम इस माइनस के 2 का स्क्वायर कर देंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 2 का स्क्वायर होता है 4। और ध्यान से देखिए 4 यहाँ पर आप सभी के सामने दिया गया है। तो उम्मीद करता हूं कि यहाँ पर आप आसानी से बता दोगे कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए इस प्रश्न चिन्ह के जस्ट ऊपर भी हमें 2 संख्या दी गई है, पहली संख्या 19 और दूसरी संख्या है 16। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, इस 19 में से इस 16 को घटा देंगे। तो मेरे भाई 19 में से 16 को घटाएंगे तो यहाँ पर बचेगा 3, और सभी का स्क्वायर किया गया है तो इस 3 का भी हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। 3 का स्क्वायर कितना होता है, तो मेरे भाई 3 का स्क्वायर होता है 9, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 9। अब हमें देखना है कि संख्या 9 किसी ऑप्शन में है, तो हाँ सर संख्या 9 में दी गई है ऑप्शन ए के अंदर है। तो 5वें प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि ये 5वां प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं।
छठा प्रश्न है आप सभी के सामने, सिमलीपाल राष्ट्रीय पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश राज्य में, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र राज्य में, ऑप्शन सी है ओडिशा राज्य में और ऑप्शन डी है पश्चिम बंगाल राज्य में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि सिमलीपाल राष्ट्रीय पार्क भारत के ओडिशा राज्य में स्थित है। तो छठे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से लोदी वंश का प्रथम शासक कौन था? ऑप्शन ए इब्राहिम लोदी, ऑप्शन बी है सिकंदर लोदी, ऑप्शन सी है बहलोल लोदी और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि लोदी वंश का प्रथम शासक था बहलोल लोदी। तो सातवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। आठवां प्रश्न है आप सभी के सामने, किस विटामिन की कमी के कारण खून का थक्का नहीं बनता है? ऑप्शन ए विटामिन सी की कमी के कारण है, ऑप्शन बी है विटामिन के की कमी के कारण है, ऑप्शन सी है विटामिन डी की कमी के कारण है और ऑप्शन डी है विटामिन बी की कमी के कारण है। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा? आपसे पूछा गया है कि किस विटामिन की कमी के कारण खून का थक्का नहीं बनता है, या फिर देखिए इसी प्रश्न को एग्जाम के अंदर घुमाकर ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि किस विटामिन की कमी के कारण रक्त का थक्का नहीं बनता है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि विटामिन के की कमी के कारण रक्त का थक्का नहीं बनता है। तो आठवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। नौवां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से किसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है? मेरे भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा? आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। तो नौवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। और मेरे भाई इस क्लास के अंदर आपको एंड तक बने रहना है, क्योंकि इस क्लास के अंदर हमने उन्हीं क्वेश्चनों को कवर किया है जो क्वेश्चन आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है आप सभी के सामने, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्न में से किस स्थल को सबसे पहले खोजा गया था? ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो को, ऑप्शन बी लोथल को, ऑप्शन सी हड़प्पा को और ऑप्शन डी है कालीबंगा को। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज में सबसे पहला खोजा गया स्थल है हड़प्पा। तो 10वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए, यदि ये क्लास आपको पसंद आ रही है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए, और यदि आप इस YouTube चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस YouTube चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है आप सभी के सामने,
हल्दिया तेल शोधक कारखाना भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश राज्य में, ऑप्शन बी है गुजरात राज्य में, ऑप्शन सी है पश्चिम बंगाल राज्य में और ऑप्शन डी है असम राज्य में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि हल्दिया तेल शोधक कारखाना भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। तो 11वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है आप सभी के सामने। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? ऑप्शन ए बोध गया में, ऑप्शन बी है सारनाथ में, ऑप्शन सी है लुम्बिनी में और ऑप्शन डी है कुशीनगर में। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था और मेरे भाई ये प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2022 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था सारनाथ में। तो 12वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है आप सभी के सामने। कमरे के तापमान पर किस गैस की ऊष्मीय चालकता सबसे अधिक होती है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन गैस की, ऑप्शन बी है हाइड्रोजन गैस की, ऑप्शन सी है हीलियम गैस की और ऑप्शन डी है नाइट्रोजन गैस की। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि कमरे के तापमान पर हाइड्रोजन गैस की ऊष्मीय चालकता सबसे अधिक होती है। तो 13वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई ये प्रश्न आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2022 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। तो एक काम करो, इस प्रश्न का या तो आप स्क्रीनशॉट ले लो या फिर आप इस प्रश्न को अपनी नोटबुक के अंदर आप नोट भी कर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम के अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न है आप सभी के सामने। मानव शरीर में रक्त को शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है? ऑप्शन ए है फेफड़े, ऑप्शन बी है यकृत, ऑप्शन सी है हृदय और ऑप्शन डी है वक्रक। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि मानव शरीर में रक्त को शुद्ध करने वाला अंग है वक्रक, यानी कि किडनी। यानी कि हम बोल सकते हैं कि किडनियों की सहायता से मानव शरीर में रक्त शुद्ध होता है। तो 14वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए एक प्रश्न का आंसर सभी को कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताना है। प्रश्न है कि मानव शरीर में पित्त का निर्माण कहाँ पर होता है या फिर पित्त का निर्माण किस अंग के द्वारा होता है। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न है आप सभी के सामने। संघ लोकसभा आयोग के सदस्य किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? ऑप्शन ए राष्ट्रपति के द्वारा, ऑप्शन बी है प्रधानमंत्री के द्वारा, ऑप्शन सी है लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा और ऑप्शन डी है उपराष्ट्रपति के द्वारा। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि संघ लोकसभा आयोग के सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। तो 15वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 16वां प्रश्न है आप सभी के सामने।
श्रीलंका में घास के मैदानों को किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि श्रीलंका में घास के मैदानों को पटाना नाम से जाना जाता है। तो 16वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 17वां प्रश्न है आप सभी के सामने, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? ऑप्शन ए चंद्रशेखर आजाद ने, ऑप्शन बी है भगत सिंह ने, ऑप्शन सी है बाल गंगाधर तिलक ने और ऑप्शन डी है सुभाष चंद्र बोस ने। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था भगत सिंह ने। तो 17वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 18वां प्रश्न है आप सभी के सामने, किस प्रकार के विद्युत चुंबकीय विकिरण की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है? मेरे भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, और इस प्रश्न पर आप स्टार जरूर लगा लेना, क्योंकि ये प्रश्न इस बार एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि किस प्रकार के विद्युत चुंबकीय विकिरण की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि गामा किरणों की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है। तो 18वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 19वां प्रश्न है आप सभी के सामने, झारखंड की गुआ खान निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? मेरे भाई मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि झारखंड की गुआ खान निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि झारखंड की गुआ खान लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। तो 19वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है, यदि आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक करना चाहते हैं, तो हमने आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए ऑल सब्जेक्ट के ऊपर लगभग 25,000 प्लस रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट तैयार किया है। और जो भी अभ्यर्थी ये मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहता है वो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकता है। व्हाट्सएप नंबर है 7374826893। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस मास्टर पीडीएफ सेट को ले सकते हैं। और मेरे भाई इस मास्टर पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 80 रुपये, यानी कि 80 रुपये की फीस के अंदर आपको ऑल सब्जेक्ट के ऊपर रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट दिया जाएगा। और इस मास्टर पीडीएफ सेट के अंदर आपको क्या क्या मिलने वाला है तो वो भी देख लीजिए। मेरे भाई यहाँ पर देखिए इस मास्टर पीडीएफ सेट के अंदर आपको लगभग 15,000 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे जीके, जीएस और साइंस के। और मेरे भाई इसी मास्टर पीडीएफ सेट के अंदर आपको लगभग 5,000 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे कंप्यूटर और करंट अफेयर्स के। और इसी मास्टर पीडीएफ सेट के अंदर आपको लगभग 5,000 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे मैथमेटिक्स और रीजनिंग के। इस तरह से आपको फुल सॉल्यूशन के साथ में लगभग 25,000 प्लस रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट दिया जाएगा। और मैं आप सभी को ये गारंटी देता हूँ
यदि आप रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 से पहले इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक कर जाएंगे। और यदि आपको फिर भी किसी भी प्रश्न के अंदर कोई भी डाउट हो तो आप उस प्रश्न के बारे में व्हाट्सएप के ऊपर पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 20वां प्रश्न है आप सभी के सामने। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए वर्ष 1864 में, ऑप्शन बी है वर्ष 1897 में, ऑप्शन सी है वर्ष 1828 में और ऑप्शन डी है वर्ष 1890 में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई थी वर्ष 1897 में। तो 20वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो मेरे भाई आज के इस क्लास के अंदर इतना ही। यदि ये क्लास आपको पसंद आई है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए। और यदि आप हमारे इस YouTube चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस YouTube चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। ठीक है, और मेरे भाई आज के इस क्लास के अंदर हमने 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए हैं। तो इन 20 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं सभी को कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताना है। और जिन भी अभ्यर्थियों के इन 20 में से लगभग 17 प्लस क्वेश्चन सही हुए हैं तो समझना उनकी तैयारी बेहतर है। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ सुबह 7 बजे।